अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो कल जो है तो हमने रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क को पढ़ा था कि रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क क्या चीज़ है, उसकी ज़रूरत क्या है, हम उसे क्यों यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। इन तमाम चीज़ों को हमने पढ़ा था, इसको समझा था और कल रात की लैब्स में हमने इस बात को समझा था कि वल्नरेबिलिटी एनालिसिस में रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क का कितना बड़ा हाथ है। ठीक है, अगर आपकी रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी प्रॉपर नहीं है, ठीक है, अगर आपकी रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी जो है वो अगर आपकी प्रॉपर नहीं है, ठीक है, तो उसमें क्या इश्यू हो सकता है कि आप प्रॉपरली अपने वल्नरेबिलिटी असेसमेंट का स्कोप डिफाइन ना कर सकें। ठीक है, क्योंकि अगर आपकी वल्नरेबिलिटी असेसमेंट का स्कोप प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं होगा, ठीक है, तो आप अपने रिसोर्सेज, टाइम, एनर्जी सब कुछ आप वेस्ट कर देंगे। आपके पास कोई पॉजिटिव आउटकम उसका नहीं आएगा। इसलिए स्कोपिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। और स्कोपिंग किस में आती है? कॉन्टेक्स्ट एस्टेब्लिशमेंट में। जैसे कि कल हमने पढ़ा था कि रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क में जो सबसे पहला स्टेप है वो कॉन्टेक्स्ट एस्टेब्लिशमेंट है। किससे कंसल्ट करके? जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, जो लोग इन्वॉल्व हैं उसमें। ठीक है, इस तरीके से आप कॉन्टेक्स्ट एस्टेब्लिश करते हैं और ये जो पूरे का पूरा फ्रेमवर्क है, इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। इट्स नॉट जस्ट अ वन स्टेप प्रोसेस और जस्ट वन टाइम प्रोसेस। You keep doing it, it keeps happening, it has to happen every once in a while, ठीक है, और आप उसकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करते रहते हैं। अब ISMS क्या है? ISMS पूरा मैनेजमेंट प्रोसेस है। पूरा जो रिस्क मैनेजमेंट का प्रोसेस है उसको हम ISMS कहते हैं। अब यहाँ पे सिर्फ फ्रेमवर्क की बात नहीं हो रही, बल्कि पूरा प्रोसेस, ठीक है, यानी कि फ्रेमवर्क के मुताबिक इवैल्यूएशन करने से लेकर इम्प्लीमेंटेशन तक, और इम्प्लीमेंटेशन से लेकर उसको रिव्यू करते रहना, उसको मेंटेन करते रहना कि आया ये हमारे पास जो ये रिस्क मैनेजमेंट की इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, क्या ये प्रॉपरली हो रही है, या यहाँ पर हमारी कुछ गलतफहमियां हैं जिसके तहत हम ऐसे डिसीजंस मेक कर रहे हैं which can potentially cause an impact on our business that's not necessarily positive। ठीक है, तो हमारे पास जो ISMS है, ठीक है, यानी कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस, ठीक है, ये पूरा एक प्रोसेस है। इसके 4 स्टेप्स हैं। नंबर 1 स्टेप जो है वो हमारे पास क्या है? प्लानिंग। नंबर 2 हमारे पास डू। नंबर 3 is to check. Number 4 is to act. Plan, do, check and act. Okay? जो फरमाइए, ISMS इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस जो है उसके 4 स्टेप्स हैं। प्लानिंग, एक्चुअली डूइंग, चेकिंग एंड देन एक्टिंग। अच्छा, अब ये नाम जो यहाँ पे मैंने लिखे हैं, प्लान, डू, चेक, एक्ट, ये इतने एलैबोरेट भी नहीं है कि इसको आप देख के अंदाजा लगाएं कि व्हाट डू दे मीन, क्योंकि यहाँ पे डू और एक्शन तो एक जैसे लग रहे हैं, तो अलग अलग स्टेप्स भी हैं। क्यों? क्योंकि ये जो सिस्टम है इसमें स्पेसिफिकेशंस की गई हैं हर एक स्टेज की एक खास एक्टिविटी से। ठीक है, अच्छा, प्लानिंग के फेज में क्या होता है? कॉन्टेक्स्ट आप एस्टेब्लिश करते हैं। ठीक है, आप किस कॉन्टेक्स्ट में आप अपनी रिस्क असेसमेंट कर रहे हैं? क्या आप पीपल के रिस्क असेसमेंट कर रहे हैं कि जो हमारे ह्यूमन प्रोसेसेस जो हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो किस तरीके से चल रहे हैं, ह्यूमंस किस तरह इंटरेक्ट करते हैं एसेट से, क्या आप उस कॉन्टेक्स्ट में लेकर रिस्क असेसमेंट कर रहे हैं? ठीक है, या आप टेक्नोलॉजी के साइड पे जा रहे हैं, या आप जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेसेस हैं हायर मैनेजमेंट से लेकर लोअर एम्प्लॉय तक। ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट एस्टेब्लिशमेंट प्लानिंग में आता है। प्लानिंग के दौरान आपको पहले कॉन्टेक्स्ट एस्टेब्लिशमेंट करनी होती है। फिर जो सेकंड स्टेप प्लानिंग में आता है वो होता है रिस्क असेसमेंट। अब आपने इसको असेस करना होता है। असेसमेंट में क्या क्या चीजें आती हैं? नंबर 1 आइडेंटिफाई द रिस्क, नंबर 2 एनालाइज द रिस्क, नंबर 3 इवैल्यूएट द रिस्क अगेंस्ट अ रिस्क क्राइटेरिया। अब रिस्क असेसमेंट जब आपकी हो जाती है उसके बाद आप ट्रीटमेंट प्लान बनाते हैं।
कि किस तरीके से जो रिस्क हमें लाहक है हमारी ऑर्गेनाइजेशन को, उसे किस तरीके से हमने उसकी मुरम्मत करनी है, हमने उसको मिटिगेट करना है, हमने उसे गेट रिड करना है या उसे मिनिमाइज करना है। क्योंकि जरूरी नहीं आपका रिस्क कंप्लीटली रिमूव हो जाए। कुछ रिस्क टेंजेबल नहीं होते कि उनकी कोई खास वैल्यू, उस वैल्यू को आप हटा दें तो रिस्क पूरे का पूरा हट जाए। उसकी कोई क्वालिटेटिव वैल्यू ऐसी होती है जिसको आप प्रैक्टिकल मेजर्स लेके नहीं हटा सकते, बल्कि मिनिमाइज कर सकते हैं उसको कोई लॉजिकल कंट्रोल्स लगा के। ठीक है, तो दैट वाज डेवलपिंग रिस्क ट्रीटमेंट प्लान। ठीक है, जो चौथा स्टेप होता है प्लानिंग में वो रिस्क एक्सेप्टेंस होता है। अब जब आपने रिस्क की ट्रीटमेंट कर ली है, जो रिमेनिंग रिस्क है उसको आप देखते हो क्या वो एक्सेप्टेबल है। एक्सेप्टेबल है तो आप उसको एक्सेप्ट कर लो और फिर उससे मॉनिटर एंड रिव्यू करते रहो। एक्सेप्टेबल नहीं है तो गो बैक एंड री एस्टैब्लिश योर कॉन्टेक्स्ट एंड गो थ्रू द होल प्रोसेस अगेन। ठीक है, ये थी आपकी प्लानिंग। अब आता है डू। डू फेज में हम क्या करते हैं? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिस्क ट्रीटमेंट प्लान। ठीक है, अब प्लानिंग में तो आपने रिस्क ट्रीटमेंट प्लान को रिस्क ट्रीटमेंट जो प्लान था उसको आपने डेवलप किया। ठीक है, इस तरीके से हमने करना है। अब डू फेज में आप उसको इंप्लीमेंट करते हैं, कंट्रोल्स लगाते हैं। ठीक है, लोगों से बात करते हैं, आपने आपसे इस तरीके से चीजों को जो है तो कंडक्ट करना है। चेक फेज में क्या आता है? आप उसकी मॉनिटरिंग करते रहते हो। एक्ट फेज में क्या आता है? आप उसको मेंटेन एंड इंप्रूव इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट प्रोसेस। ठीक है, उसकी मॉनिटरिंग के बाद आप उससे कोशिश करते हो कि वो मेंटेन रहे, मेक श्योर कि उसे लोग फॉलो करें उस ट्रीटमेंट प्लान को। ठीक है, और जो है तो उस पे साबित कदम है वो। ये नहीं कि एक हफ्ता उन्होंने खूब उसको जो है तो अप्लाई किया, उसके बाद जो है वो उसमें सुस्त पड़ गए। तो सबसे बड़ा मसला ये होता है साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क की इम्प्लीमेंटेशन के बाद कि उसको मेंटेन रखना। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन में शायद इतना इतना टाइम नहीं लगता, ना ही प्लानिंग में इतना टाइम लगता है। ठीक है, लेकिन उसको और ना ही इतनी एफर्ट लगती है। जो मेंटेनेंस होती है उसमें मैनेजमेंट का ये काम होता है कि दे हैव टू मेक श्योर कि जो हमारी पॉलिसीज हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं, उसके मुताबिक काम हो रहा है, ना कि उन स्टैंडर्ड्स को कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं हम सिक्योरिटी कंट्रोल्स की तरफ। आप लोगों को ये चीज समझ आ गई? हमने बेसिकली जो रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क है उसको हमने 4 फेजेस में डिवाइड किया है। प्लानिंग फेज में हम सारी असेसमेंट्स वगैरह करते हैं। डू फेज में हम क्या करते हैं कि हम जो हमने जो रिस्क ट्रीटमेंट प्लान डिजाइन किया होता है उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। चेक में हम मॉनिटरिंग करते हैं कि आया वो ट्रीटमेंट प्लान काम कर रहा है या नहीं। एक्ट में हम क्या करते हैं? हम उसके ऊपर एक्ट करते हैं, हम उसे देखते हैं कि उसे मेंटेन कर भी रहे हैं नहीं। ठीक है, उस पर एक्शन लिए जाता है ताकि वो मेंटेन रहे, हर बंदा उस पर एक्शन ले। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन में ये आ सकता है कि आपने कंट्रोल सिक्योरिटी लगा दी। अब एम्प्लॉयज का काम ये है कि वो वेब कैम जो ऊपर लगा हुआ है, सॉरी, जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, ठीक है, जाके उसके आगे खड़ों की शक्लें ना बनाए, फनी फनी फेसेस ना बनाए। ठीक है, उसको कवर अप ना करें। मैं जहाँ पे काम करता था तो वहाँ पे यही होता था, जगह जगह पे सीसीटीवी कैमरास लगे हुए थे फॉर मॉनिटरिंग। ठीक है, ये उनकी सिक्योरिटी इंप्लीमेंटेशन थी कि कोई रिसोर्सेज चोरी ना करे। तो हमारे मैनेजर से लेके बूढ़े बूढ़ों से लेकर और जो यंग्स थे वो जाके कैमरा के आगे डांस शुरू कर देते थे। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा अमला है कि जो मॉनिटर कर रहा है उसको पीछे एट द बैक एंड, ठीक है, तो वो अब डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं यहाँ से। ठीक है, तो द मैनेजमेंट हैज टू मेक श्योर कि उन कंट्रोल्स को रिस्पेक्ट किया जाए और उन कंट्रोल्स को प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन में फैसिलिटेशन की जाए, ना कि उसे मिस यूज किया जाए। राइट, सिक्योरिटी कंट्रोल्स। अच्छा, सिक्योरिटी कंट्रोल्स क्या होते हैं? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप लोगों का फोकस हटे ना कि कौन से टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। सिक्योरिटी कंट्रोल्स हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हम इम्प्लीमेंटेशन कर सकें रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। ठीक है, रिस्क ट्रीटमेंट प्लान की हम इम्प्लीमेंटेशन कर सकें। ठीक है, आप लोग मुझे 1 सेकंड दीजिए, मेरा छोटा सा काम है। ठीक है, जुड़े रहिए, मैं अभी आप लोग 1 सेकंड।
सॉरी, ठीक है। अच्छा, तो सिक्योरिटी कंट्रोल्स क्या होते हैं? सिक्योरिटी कंट्रोल्स जो होते हैं मेजर्स होते हैं, ठीक है। ऐसे टेक्निकल्स या पीपल्स के लिहाज से या प्रोसेसेस के लिहाज से ऐसे मेजर्स होते हैं जो हमारे लिए सिक्योरिटी की इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास प्रॉपर मेजर्स नहीं होंगे तो सिक्योरिटी प्लानिंग, पॉलिसी, मैंडेट्स, रेगुलेशंस, आईएसओ इम्प्लीमेंटेशंस का कुछ फायदा नहीं है, ठीक है। मेन चीज सही है ना कि आपके पास क्या वो रिसोर्सेज हैं, क्या वो मेजर्स हैं जिसके थ्रू आप सिक्योरिटी की इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो सिक्योरिटी कंट्रोल इज an absolutely important process. It's an absolutely important aspect of risk implementation, risk treatment implementation, ठीक है। तो सिक्योरिटी कंट्रोल्स मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, ठीक है। टेक्निकल कंट्रोल्स होते हैं, ठीक है। वो कंट्रोल्स भी होते हैं जो कि पॉलिसीज को डिजाइन करके किए जाते हैं, ठीक है। और कई किस्म के कंट्रोल्स होते हैं डिपेंडिंग अपॉन आपकी ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी नीड्स क्या है, ठीक है। अच्छा, ये थी सिक्योरिटी कंट्रोल्स की डेफिनेशन जो कि हमारे पास डू फेज में आती है, ठीक है। प्लानिंग में हम ये पता लगाते हैं कि सिक्योरिटी कंट्रोल्स कौन से हमने लगाने। डू फेज में आके हम उन सिक्योरिटी कंट्रोल्स की इंप्लीमेंटेशन करते हैं। चेक फेज में हम उन सिक्योरिटी कंट्रोल्स को मॉनिटर करते हैं और एक्ट फेज में आकर हम मेक श्योर करते हैं कि उसको इन सिक्योरिटी कंट्रोल्स को मेंटेन किया जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका पूरा ISMS हो गया, ठीक है। जब आप आईएसओ की इंप्लीमेंटेशन पढ़ेंगे अल्लाह से तो वहां पे ये फ्रीक्वेंटली यूज टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। तो आप मेक श्योर करें कि आपको इसकी अच्छे तरीके से समझ आई हो। अच्छा, जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है वो है ट्रेडिशनल मॉडल, ठीक है। ट्रेडिशनल मॉडल का क्या मतलब है? ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल मॉडल नए आ गए। अच्छा, ट्रेडिशनल मॉडल, ट्रेडिशनल मॉडल क्या होता है, ठीक है। अगर हम किस तरीके से पता लगाएंगे कि कौन से सिक्योरिटी कंट्रोल्स हमें जरूरत है, कौन से सिक्योरिटी कंट्रोल्स को यूज करके हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रिस्क ट्रीटमेंट प्लान के मुताबिक सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए हमारे पास एक पुराना एक ट्रेडिशनल मॉडल है, ठीक है। और ट्रेडिशनल मॉडल क्या है कि हम एक मैथमेटिकल इक्वेशन यूज करते हैं जिसमें LE इक्वल्स टू SLE मल्टीप्लाइड बाय ARO, ठीक है। अच्छा, मतलब इसका एनुअल लॉस एक्सपेक्टेंसी। अगर आप ये पता लगाना चाहते हैं कौन से सिक्योरिटी कंट्रोल्स आपने इंप्लीमेंट करने हैं तो आप सबसे पहले ये देखेंगे कि आपके जो एसेट्स हैं, ठीक है, उनको सालाना कितना नुकसान हो सकता है, ठीक है। और उस नुकसान क्या है, उसकी क्वांटिटेटिव वैल्यू क्या है, उसके मुताबिक आपने सिक्योरिटी इंप्लीमेंटेशन करनी है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं ताकि आप लोगों को ये टर्म ज़हन नशीन हो जाए। एनुअल लॉस एक्सपेक्टेंसी is equal to single loss expectancy multiplied by annual rate of occurrence। जी, सालाना कितना नुकसान होगा वो कैसे पता लगेगा? आपने सबसे पहले आपने ये पता लगाना है कि एक मरतबा अगर आपका कोई सिक्योरिटी इंसिडेंट होता है जिससे आपका लॉस होता है वो कितना है, ठीक है। आपने सबसे पहले ये अंदाजा लगाना है कि आपका जो एक मरतबा जो आपका सिक्योरिटी इंसिडेंट हुआ उससे लेट्स से आपका $1000 नुकसान हुआ। एनुअल रेट ऑफ ऑकरेंस क्या है? ऑकर करना मतलब वाकई होना, किसी चीज का होना, राइट, किसी चीज का वाकई होना, ठीक है। अच्छा, तो एनुअल रेट ऑफ ऑकरेंस में हम ये पता लगाते हैं कि साल में कितनी मरतबा ये एक इंसिडेंट हुआ है। मिसाल के तौर पे हमारे पासवर्ड कॉम्प्रोमाइज हो गए, ठीक है। बहुत ही फजूल किस्म की पॉलिसी इंप्लीमेंट हुई थी, सारे लोअर केस लेटर में जो है तो एप्पल ऑरेंजेस टाइप के पासवर्ड, यानी कि यूजुअली होता नहीं है, ठीक है, लेकिन लोग करते हैं, लोग इस तरह के पासवर्ड भी रखते हैं। अब पासवर्ड लोग रख देते हैं, पासवर्ड वो समझते हैं कि हमसे स्मार्ट तो कोई है नहीं कि कोई इस पासवर्ड को पासवर्ड कर सके, ठीक है, कोई पता लगा सके कि मेरा पासवर्ड है। हालांकि दैट्स नॉट ट्रू, ठीक है, दैट्स नॉट ट्रू। इट्स अ कॉमनली नोन वर्ड
And today, hackers use dictionaries to attack your systems, to crack your passwords. And most likely, this word password is at the top of the list when they use the dictionary to attack your system, right? तो पासवर्ड फाइंड आउट करना कोई मुश्किल काम नहीं है. अलबत्ता अगर आप पासवर्ड सिक्योर करना चाहते हैं तो आपको एक लंबी कहानी की तरह एक स्टेटमेंट लिखनी पड़ती है. मिसाल के तौर पे कि मैं 2013 में नारायण गया था. अब ये पासवर्ड, इसको फाइंड आउट करना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर स्टेप्स में काम करता है. वो एडिशन सब्ट्रैक्शन के ऑपरेशन इस्तेमाल करता है और इटरेशन की बेसिस पे वो आगे पासवर्ड को ढूंढता है, ठीक है. तो अगर ऑलरेडी डिक्शनरीज में मौजूद नहीं है, रेनबो टेबल्स में मौजूद नहीं है, ठीक है, तो इट्स वेरी अनलाइकली दैट योर सिस्टम इज गोइंग टू गेट हैक्ड, ठीक है. इसलिए हैकर्स आर यूजुअली वेरी लेजी, ठीक है. तो वो इतना ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, इतनी ज्यादा एफर्ट नहीं लगाएंगे. दे आर गोइंग टू फाइंड अनदर वे. 12. तो अगर एनुअल रेट ऑफ अकरेंस कि हमारे पासवर्ड साल में 3 मरतबा कॉम्प्रोमाइज होते हैं, ठीक है, तो ये टोटल लॉस कितना होगा? $3,000 का लॉस होगा मुझे. $3,000 का मुझे लॉस होगा. अब लॉस एक्सपेक्टेंसी मेरे पास क्या हुई? पूरे साल में मुझे कितना नुकसान हुआ? $3,000. अगर मेरे पास जो ऑर्गेनाइजेशन है वो लेट्स से कि $5 मिलियन की ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, मुझे सालाना 5 मिलियन जो है तो मिलियन का मुझे रेवेन्यू जनरेट होती है, मुझे फायदा प्रॉफिट होता है, ठीक है. मिलियन का मुझे प्रॉफिट होता है, क्या? और $3,000 का मुझे नुकसान होता है, सिर्फ और सिर्फ 3,000 का. अभी मैं उसकी बात नहीं कर रहा कि इसका जो है तो पॉलिटिकल क्या असर हो सकता है, क्वालिटेटिव, इसका एक्सटर्नल आपको क्या नुकसान हो सकता है, ठीक है. सिर्फ मॉनेटरी जो पैसे की फॉर्म में, उसमें मैं आपको बात कर रहा हूँ, ठीक है. ज्यादा इस पे सोचना नहीं है. अब अगर 5 मिलियन मुझे फायदा होता है, ठीक है, और मेरा सिर्फ $3,000 नुकसान होता है, तो मैं ऐसा नहीं करूंगा कि $3,000 को बचाने के लिए $10,000 के मैं सिक्योरिटी कंट्रोल्स लगा दूं. इट डजंट मेक सेंस, ठीक है. तो ये जो इक्वेशन आपको नजर आ रही है, ये आपको ट्रेडिशनली ये यूज होती आ रही है आपको ये बताने के लिए कि आपका कितना लॉस हो सकता है, और इसी तरीके से आप फिर सिक्योरिटी कंट्रोल्स को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है. लेकिन अब क्वेश्चन ये कि सिंगल लॉस एक्सपेक्टेंसी का कैसे पता चलेगा कि एक सिंगल इंसिडेंट की वजह से जो हमें लॉस होता है वो जो सिंगल लॉस की वजह से हमें ग्रुप में एक मैसेज आया हुआ था, उसको मैंने आंसर दे दिए. अच्छा, तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि सिंगल इंसिडेंट की वजह से मुझे कितना लॉस हुआ है? उसका फॉर्मूला ये है कि सिंगल लॉस एक्सपेक्टेंसी इक्वल्स टू एसेट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय एक्सपोजर फैक्टर. एसेट वैल्यू क्या होती है कि ये पैसे की फॉर्म में होती है. मिसाल के तौर पे आपकी जो टोटल एसेट की वैल्यू है वो है $50,000, ठीक है, $50,000. अच्छा, अगर इस एसेट को कोई नुकसान पहुंचता है, इससे कितने परसेंट नुकसान पहुंचेगा? तो इस परसेंटेज को हम क्या कहते हैं? एक्सपोजर फैक्टर. लेट्स से मुझे 8% नुकसान होता है. इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो हमारे पास सिंगल लॉस एक्सपेक्टेंसी होगी कि एक इंसिडेंट की वजह से मुझे $50,000 का नुकसान हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन दिस परसेंटेज, ठीक है. तो अब मैं उससे ये देखूंगा कि वो साल में कितनी मरतबा मुझे इस सेम तरह का नुकसान हो सकता है, ठीक है. उससे मैं किस तरीके से पता लगाऊंगा इस साल में वो कितनी मरतबा हो रहा है, उससे मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास पूरे साल का जो लॉस है वो आपके पास आ जाएगा, ठीक है. तो अगर आप लोगों को इस बात की समझ आ चुकी है तो ओके लिख दीजिए चैट बॉक्स में, ताकि मैं आगे मूव ऑन कर सकूं. आप सबकी तरफ से कॉन्फर्मेशन आनी चाहिए. कैन यू एक्सप्लेन एक्सपोजर फैक्टर? श्योर. एक्सपोजर फैक्टर बेसिकली, एक्सपोजर किसे कहते हैं? चीज है वो किसी थ्रेड्स के एक्सपोज हो जाए, ठीक है. थ्रेड क्या करता है? आपको नुकसान पहुंचाता है, ठीक है.
मिसाल के तौर पे इसकी मुझे एक एनालॉजी देनी पड़ेगी कि आपने एक तरह की एक वो आर्मर पहनी हुई है, ठीक है, आपने एक आर्मर पहनी हुई है, बुलेट प्रूफ आर्मर है आपकी। अब जाहिर बात है वो आपको आर्मर पूरे का पूरा तो कवर नहीं कर रही, ठीक है। तो जहां पे आपकी शील्ड है वहां पे जितनी भी गोलियां मारो कुछ नहीं होने वाला, लेकिन जो आपके बॉडी पार्ट्स एक्सपोज हैं, जितने परसेंट ऑफ योर बॉडी इज एक्सपोज, वहां पे अगर गोली लगती है तो वो बॉडी पार्ट डैमेज हो जाए, तो वो आपका एक्सपोजर फैक्टर है। तो आप इसे परसेंटेज फॉर्म में आप लेंगे कि बॉडी के 100% में से कितने परसेंट आपकी बॉडी एक्सपोज है उस थ्रेट को, ठीक है, कि उसी कोई नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो कितने परसेंट नुकसान हुए हैं, फाइनेंशियल टर्म में, बिजनेस टर्म्स में हम परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो जितना आपका एसेट एक्सपोज होगा उसको उतना ही नुकसान पहुंचेगा, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया? काइंडली कंफर्म कर दें। ओके, ठीक है, लेट्स मूव ऑन। तो ट्रेडिशनल मॉडल हम समझ चुके हैं कि किस तरीके से हम अपनी एसेट की वैल्यूएशन करते हैं, ठीक है, और किस तरीके से हम सिक्योरिटी कंट्रोल्स को हम सेलेक्ट करते हैं कि अगर हमारी जो सिक्योरिटी कंट्रोल्स हैं अगर उनकी कीमत बहुत ज्यादा नहीं है, हमारा जो लॉस है, इट मेक सेंस कि मेरा लॉस अगर 200 रुपीज का हो रहा है, ठीक है, और मैं 10,000 रुपए का मैं अगर सिक्योरिटी कंट्रोल ले लूँ या गार्ड को मैं पे करूँ मेरे 200 रुपीज को गार्ड करे, तो इससे बेहतर ये नहीं है कि मैं खुद ही गार्ड कर लूँ उसे, राइट, अपने आप में चेंजेस ले आऊं। तो इस तरीके से आप सिक्योरिटी कंट्रोल्स को सिलेक्ट करते हैं, डू दे मेक सेंस और नॉट, ठीक है। अच्छा, अब जो सिक्योरिटी कंट्रोल्स होते हैं उसकी टाइप्स होती हैं। लेट मी सिक्योरिटी कंट्रोल्स की, ठीक है। अच्छा, अब सिक्योरिटी कंट्रोल्स को हम क्या करते हैं, उनको कैटेगराइज करने के लिए, ठीक है। सिक्योरिटी कंट्रोल्स हम जब देखते हैं तो वो इस तरीके से नहीं देखते कि आईडीएस है, ये आईपीएस है, ये एंटीवायरस है, ये कौन सा। एंटीवायरस इज नॉट अ क्लासिफिकेशन, ठीक है, एंटीवायरस इज अ टाइप ऑफ दैट क्लासिफिकेशन। तो हम क्या करते हैं, हमने क्राइटेरियाज बनाए हुए, ठीक है। सबसे पहले जो क्राइटेरिया जिसे हम बहुत कॉमन है वो है हमारे पास टेक्निकल का लॉजिकल कंट्रोल, टेक्निकल कंट्रोल्स कौन से होते हैं, मिसाल के तौर पे आपने अपना आईडीएस इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम लगा लिया, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम आपने लगा लिया, ठीक है, फायरवॉल लगा लिया आपने, इलेक्ट्रॉनिक बैज रीडर्स हो गए जिसके थ्रू आप लॉग इन करते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक्सेस, अब लॉजिकल कौन से होते हैं, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, परमिशंस टू द यूजर्स और द ग्रुप्स, ठीक है। इनको हम क्या कहते हैं, टेक्निकल एंड लॉजिकल कंट्रोल्स, ठीक है। तो बहुत सारे जो आईटी सिस्टम्स होते हैं उनके अंदर टेक्निकल कंट्रोल जरूर होते हैं, ठीक है, क्योंकि जारी बात एवरीथिंग इज बिकमिंग ऑटोमेटेड, टेक्निकल कंट्रोल्स आपको जरूर मिलेंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपके पास एक राउटर है, राउटर क्या करता है, एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क के साथ कनेक्ट करता है। राउटर के अंदर राउटिंग टेबल होता है, राउटिंग टेबल के अंदर तमाम नेटवर्क की जो डिवाइसेस होते हैं उनकी आईपीज होती हैं। एक आईपी जब दूसरे आईपी से कम्युनिकेट करना चाहती है तो राउटिंग टेबल उसको राउट करता है, उसको रास्ता बताता है कि तुम कंप्यूटर 1 से आ रहे हो, नेटवर्क 1 से आ रहे हो, तुमने कंप्यूटर 5 नेटवर्क 2 में जाना है, ये उसका आईपी एड्रेस है, यहाँ से तुम निकल जाओ, ठीक है, नक्शा होता है उसके पास। तो राउटिंग, तो यानी कि मिसाल के तौर पे अगर आप टेक्निकल एंड लॉजिकल कंट्रोल्स आप लगाना चाहते हैं तो टेक्निकल कंट्रोल में क्या होगा, आपने एक राउटर लगाए हुए है, ज्यादा सिक्योर वाला राउटर है। नंबर 2 लॉजिकल, उसमें क्या होगा कि आपने उसके अंदर कॉन्फ़िगरेशंस कर लिए हैं कि खास किस्म की ट्रैफिक को आपने अलाउ नहीं करना, ठीक है। सेकंड टाइप जो आता है वो है फिजिकल कंट्रोल्स। फिजिकल कंट्रोल्स क्या होते हैं, मिसाल के तौर पे के गार्ड्स हो गए, ठीक है, इसके अलावा आपके लॉक्स हो गए, ठीक है, फेंसेस हो गई आपकी, हर वो चीज जो कि फिजिकल एक्सेस को, टू एक्सेस द डाटा फिजिकली, उसको प्रिवेंट करती है, उसको हम फिजिकल कंट्रोल कहते हैं, ठीक है। लॉक्स हो गए, सिंपल लॉक्स हो गए, फेंसेस हो गए, मैन ट्रैप्स हो गए,
ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास टाइप आती है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, इंतजामिया, किसी भी इदारे की जो इंतजामिया होती है वो क्या काम करती है? वो पॉलिसी डिफाइन करती है और प्रोसीजर्स को इंप्लीमेंट करवाती है। पॉलिसी क्या है? इस स्कोप के अंदर हमने रहना है, ये चीजें करनी है, इस तरीके से करनी है। प्रोसीजर्स क्या है? ये काम करने हैं ताकि पॉलिसीज इंप्लीमेंट हो सके। ठीक है, प्रोसीजर्स काम होते हैं, ठीक है, प्रोसेस होते हैं छोटे छोटे, ठीक है, जिनको करके हम अपनी पॉलिसी को, हमारी जो पॉलिसी होती है उसको हम इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल क्या है? इसकी एग्जांपल ये है कि हमारे जो आईटी पर्सनल है, ठीक है, आईटी पर्सनल है हमारा, उनके लिए हम प्रोसीजर्स लिख लेते हैं कि आज सुबह से 6 बजे से, मतलब कि हर दिन सुबह 6 से लेकर 7 बजे तक आपने सबसे पहले जाके आपने डिजिटल फोरेंसिक्स करने, आपने देखना है कि कोई अनऑथराइज एक्सेस तो नहीं हुई, ठीक है, और ये आपने रोजाना करना है। ठीक है, पॉलिसी इसके पीछे क्या काम कर रही है? ठीक है, ताकि हम ड्यू डिलिजेंस को इम्प्लीमेंट करें यहाँ पे। ठीक है, पॉलिसी ये है कि वी वांट टू मेक श्योर कि कोई अनऑथराइज एक्सेस नहीं कर रहा उस, और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं? प्रोसीजर बनाते हैं। सुबह 6 बजे मैनेजर आएगा, मैनेजर ने इस बंदे को और इस बंदे को, इसके बंदे पर्सन ए पर्सन बी के साथ मिलके उसने डिजिटल फोरेंसिक्स करनी है, ठीक है, और रिपोर्टिंग लिखनी है। तो ये प्रोसीजर्स हो गए। ठीक है, छोटे छोटे प्रोसेसेस होते हैं जो हेल्प करते हैं पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में। ठीक है, अच्छा, अब जो नेक्स्ट आता है वो हमारे पास ये तो हमारे पास 3 मेन टाइप्स के कंट्रोल्स हो गए, ठीक है, जिनको हम अप्लाई कर सकते हैं। अब मजीद इसकी कैटेगराइजेशन करते हैं। ठीक है, मजीद इसकी कैटेगराइजेशन करते हैं। अगर आप इसकी हाई लेवल कैटेगराइजेशन करें तो हमारे पास आते हैं आगे डायरेक्ट कंट्रोल्स। मैंडेट का लफ्ज जो है, मैंडेट्स, ये कई जगह पे आएगा। आप जब नोट्स पढ़ेंगे मैंडेट्स का लफ्ज कई जगह पे आएगा। मैंडेट निकला है मैंडेटोरी। मैंडेटोरी कहते हैं वो चीज जो आप पे फर्ज हो। ठीक है, तो जब आपको कहा जाता है कि डायरेक्टिव कंट्रोल्स आर द वंस दैट इंपोज मैंडेट्स और रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि एक आपकी रिक्वायरमेंट्स, डायरेक्टिव कंट्रोल्स होते हैं वो क्या करते हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट्स को डिफाइन करते हैं। ठीक है, कि आपसे क्या रिक्वायर्ड है, ठीक है, आपने क्या करना है। आप जब अपने ऑफिस में आए तो आपने लॉग इन करना है और आपने क्लॉक इन करना है। क्लॉक इन करने का मतलब ये होता है कि आप अपने क्रेडेंशियल्स डालें और ये बताएं कि मैं इस टाइम पे आया हूं और अब मैंने काम स्टार्ट करी। ये आपसे रिक्वायरमेंट्स है। ठीक है, मैंडेट्स क्या है, आपके फराइज क्या है कि आपने जब आना है उसे लॉग इन करना है और जब आपने जाना है उसे लॉग आउट करना है। ठीक है, और इस दौरानिए में आपने काम क्या करना है, आपसे क्या रिक्वायर्ड है, आपके मैंडेट्स क्या है। तो रिक्वायरमेंट्स और मैंडेट्स का जो वर्ड है वो इंटरचेंजेबली यूज हो सकता है। ठीक है, अच्छा, इसमें पॉलिसीज आ जाते हैं, स्टैंडर्ड आ जाते हैं, साइनेज आ जाता है, नोटिफिकेशन आ जाती है। ठीक है, और इसमें ट्रेनिंग आ जाती है। तो बेसिकली आपने क्या करना होता है कि आपकी जो पूरी जो एक्टिविटी होती है उसको डायरेक्ट किया जाता है। ठीक है, आप ऑफिस में आए, आपने अपना बैच स्कैन कराया, आए, आपने क्लॉक इन किया, उसके दौरान आपने काम कौन कौन से करने हैं, कौन कौन से आपसे रिक्वायर्ड हैं, ठीक है, कौन कौन से प्रोसीजर्स फॉलो करने हैं आपने ताकि आपका सिस्टम सिक्योर है, बाकी लोगों की भी सिक्योरिटी इंश्योर हो। ठीक है, दिस ऑल कम्स फ्रॉम द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या इवन फ्रॉम द हायर मैनेजमेंट। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था ना कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है एंड एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट है, ये आपस में रोल्स चेंज वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली अगर आप इसको समझे, दीज आर जस्ट पॉलिसीज एंड मैंडेट्स। ठीक है, स्टैंडर्ड्स हैं, ये सारा जो है तो रिटन वर्क है। अब आते हैं डिटरेंट कंट्रोल। डिटरेंट कंट्रोल्स क्या होते हैं? रोकथाम। डिटरेंट का मतलब है रोकथाम करना। मिसाल के तौर पे अगर आप किसी आप में से अगर कोई बाहर रहा हो, यहाँ पे तो कोई प्रॉपर नहीं होते साइन वगैरह, आप किसी बाहर किसी कंट्री में जाएं, ठीक है, तो वहां पर आपको
किसी एक रूम पे लिखा नजर आएगा फॉर एम्प्लॉइज ओनली, कि यहाँ पे सिर्फ एम्प्लॉइज जा सकते हैं। तो अगर वहां पे कोई कस्टमर जाने की कोशिश करे तो उसकी रोकथाम के लिए उन्होंने वहां पे वो साइन बोर्ड लगाया होता है, यू कैन नॉट एंटर। ठीक है, तो डिटरेंट कंट्रोल हो गया। या कोई चोर घुसने की कोशिश कर रहा है, वहां पे वो कैमरा देखता है, उधर ही से वापस हो जाता है कि भाई ये तो यहाँ पे तुम्हें मॉनिटर हो, तो रोकथाम करना है। जुर्म की रोकथाम करने के लिए मिसाल के तौर पर ट्रैफिक पुलिस वालों से हम खड़े कर देते हैं चौक में, ताकि कोई क्राइम कमिट ना करे। ठीक है, कोई ट्रैफिक क्राइम कमिट ना करे। सो इट्स डिटरेंट। ठीक है, रोकथाम के लिए, जराइम की रोकथाम के लिए। इसमें आपके साइंस आ सकते हैं, साइन बोर्ड आ सकते हैं, कैमरास आ सकते हैं, और बाकी इस तरह के कंट्रोल्स जो कि वहां पे इंप्लीमेंट होता है आपके एनवायरनमेंट में, डिपेंडिंग अपॉन योर रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, वैल्यूएशंस, आप वहां पे इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आते हैं हमारे प्रिवेंटिव कंट्रोल्स। प्रिवेंटिव कंट्रोल्स क्या होते हैं? जो प्रोहिबिट करते हैं, ठीक है, बचाते हैं, बचाना, प्रिवेंट करना, बचाना। ठीक है, एक तो ये होता है ना कि आपने बाकी सारे कंट्रोल्स लगा लिए, ठीक है, मिसाल के तौर पे आपने डिटरेंट कंट्रोल लगाया, आपने सीसीटीवी कैमरा लगा लिया, लेकिन द थीफ डजंट केयर। ठीक है, वो बड़ा ही कोई ढीठ किस्म का है, बड़ा ही बहादुर किस्म का है, वो अंदर घुस जाता है। ठीक है, आपकी बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है। ठीक है, अच्छा, अब हमने ये किस तरह मेक श्योर करना है कि वो हमारे रिसोर्सेज को, हमारे एसेट्स को एक्सेस ना कर सके, इसको हम किस तरह प्रिवेंट करेंगे? ठीक है, हम वहां पे सिक्योरिटी कंट्रोल्स लगा देंगे, लॉक्स लगा देंगे। ठीक है, वहां पे जो है तो हम लेट्स से वहां पे हम पासवर्ड्स लगा देंगे और गार्ड्स खड़े कर देंगे। ठीक है, जो कि विदाउट ऑथेंटिकेशन उस बंदे को ऑथराइज नहीं करेंगे कि वो एंटर हो सके, मजीद रिसोर्सेज पे एक्सेस कर सके। या उन रिसोर्सेज को हमने ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज ना हो किसी थ्रेट एक्टर की वजह से। तो इसको हम क्या कहते हैं? प्रिवेंटिव। सिंपल है, द नेम सजेस्ट व्हाट दे आर। ठीक है, एक मिनट रह गया, किसी को क्वेश्चन में पूछ ले, वरना मैं नई लिंक शेयर कर देता हूँ। All of you are more than welcome to interrupt me during the lecture. It's fine. ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं ताकि मैं ज्यादा आगे ना जाऊं, कुछ रह जाए तो उसको पहले ही समझ लिया जाए कि क्या चीज है। खैर, मैं नई लिंक शेयर कर देता हूँ। अच्छा, स्टॉप शेयर।